हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब इस वीडियो में मेलनोवस्की के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एनडीए नेट के सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में है। तो सबसे पहले देखिए, मेलनोवस्की जो हमारे थे वो फंक्शनलिस्ट थे, यानी प्रकारवादी थे। और इनका पूरा नाम जानना ज़रूरी है कि इनका पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम था ब्रोनिस्ला कैस्पर मेलनोवस्की, जो कि एक भौतिक शास्त्री थे, गणित शास्त्री भी थे और ये मानव शास्त्री भी थे। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में मेलनोवस्की के बारे में जो भी डिस्कस करेंगे वो हम एकदम डीपली डिस्कस नहीं करेंगे उनके थ्योरीज़ को। बस हम ये देखेंगे कि उनकी कौन कौन सी थ्योरी हैं, उनके बारे में उनका मेन फोकस किस पे था, यही सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो मेलनोवस्की थे वो कहाँ से थे, यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो मेलनोवस्की जो थे, उनका जन्म पोलैंड के क्रेको शहर में हुआ था 7 अप्रैल 1884 को। ओके, तो आइए हम जो इस नोट्स में जो भी पॉइंट है उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, मूल रूप से मेलनोवस्की एक मानव शास्त्री थे और उनकी जितनी भी कृतियाँ थी उसमें सब में आदिकालीन समाज व संस्कृति का अध्ययन देखने को मिलता है। यानी उनका जो भी था, जो भी कृतियाँ थी उसमें सब में उन्होंने कल्चर को मेन उन्होंने टारगेट किया था। कल्चर पे उनका मेन फोकस था, आदिकालीन समाज व संस्कृति पे। मेलनोवस्की जो थे, संस्कृति के संबंध में उन्होंने अपने विचारों को मौलिक रूप से रखा था और उसे मानवीय आवश्यकताओं के साथ जोड़ा था। यानी मेलनोवस्की का मेन फोकस कल्चर पे था और कल्चर को उन्होंने जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पे उन्होंने उसको कनेक्ट किया था। चूँकि मेलनोवस्की एक प्रकारवादी थे, तो उन्होंने कहा था कि सामाजिक तत्व के वे कार्य जिनके द्वारा सामाजिक संगठन को बनाए रखना संभव होता है वो प्रकार कहलाते हैं। यह सामाजिक जीवन के अस्तित्व व निरंतरता के लिए आवश्यक कार्यकलाप जो कि समाज की विभिन्न इकाइयों द्वारा संपन्न होता है वो प्रकार कहलाते हैं। यानी मेलनोवस्की के अनुसार जो भी क्रियाएं होती हैं जो कि मनुष्य को सामाजिक जीवन में निरंतरता देने के लिए, चलाए रखने के लिए हेल्प करती हैं, वो प्रकार कहलाती हैं। यानी सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए जो क्रियाकलाप हेल्प करती है वो क्या होता है, उसे प्रकार बोलते हैं मेलनोवस्की। देखिए आगे, प्रकार के अर्थ को सामाजिक संगठन या संतुलन के आधार पर भी समझा जा सकता है। अर्थात प्रकार का अर्थ उन कार्यों से होता है जो कि सामाजिक संतुलन या संगठन को बनाए रखने के लिए अनुकूल होते हैं। यानी मेलनोवस्की जो थे वो प्रकारवादी थे, तो इसलिए वो भी समाज में सिर्फ फंक्शन को ही देखते थे, कन्फ्लिक्ट को नहीं देखते थे। उनका कहना था कि जो सामाजिक संगठन है और समाज में जो संतुलन बना रहता है, जो क्रियाएं हेल्प करती हैं संतुलन बनाने में, उसे ही उन्होंने प्रकार बोला था। मेलनोवस्की एक समाजशास्त्री थे, इस कारण उनकी रुचि सांस्कृतिक व्यवस्था में अधिक थी। इसी कारण मेलनोवस्की का प्रकारवाद सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित है। तो देखिए, मेलनोवस्की मानव शास्त्री तो थे ही, लेकिन वो एक समाजशास्त्री भी थे, इसलिए उनकी जो रुचि थी वो सांस्कृतिक व्यवस्था में थी और उन्होंने कल्चर पे ही अपना मेन फोकस किया था और इसीलिए मेलनोवस्की का जो प्रकारवाद था उसे सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित करते हैं। आगे देखिए, मेलनोवस्की के अनुसार सांस्कृतिक व्यवस्था का निर्माण उनके सांस्कृतिक तत्वों को लेकर होता है। यह संपूर्ण संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन होती है। अर्थात उनका कहना था कि जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं वो सांस्कृतिक व्यवस्था को बनाते हैं और ये जो संस्कृति होती है ये सभी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन होती है। इन्होंने संस्कृति को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन माना था। आगे देखिए, दूसरे शब्दों में संस्कृति के विभिन्न अंगों का विशिष्ट स्वरूप ही नहीं होता बल्कि एक विशिष्ट कार्य भी होता है। यानी जितने भी संस्कृति हैं उनके जो अलग अलग अंग हैं उनका अलग अलग स्वरूप होता है और उनका अलग अलग कार्य भी होता है। उन्होंने कहा कि संस्कृति का कोई भी तत्व व इकाई बेकार नहीं होती है, उससे मानव का कोई ना कोई काम अवश्य ही निकलता है।
और उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी संस्कृति का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर करता है कि वह मानव के किसी काम में आ रही या नहीं। यही मैलिनोवस्की का प्रकारवाद है, यानी जो भी संस्कृति है, जो भी उसकी इकाइयाँ हैं, उसके अंग हैं, वो मनुष्य के किसी न किसी काम में अवश्य आती हैं, और यही चीज़ डिसाइड करता है कि वो मनुष्य के काम में आ रही हैं कि नहीं। यही चीज़ डिसाइड करता है कि वो संस्कृति के अंग कहे जाएंगे या नहीं। और यदि वो मनुष्य के किसी काम में नहीं आ रहा है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो संस्कृति का अस्तित्व डिपेंड किस पे करता है कि वो मनुष्य के किसी काम में आ रहा है या नहीं। देखिए, मैलिनोवस्की जो थे, उन्होंने ट्रोम्बियाडा का सहभागी अवलोकन अध्ययन किया था, अवलोकन विधि से। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सहभागी अवलोकन विधि से अध्ययन किया था ट्रोबियान जनजाति का, और उन्होंने इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की जनजातियों का भी अध्ययन किया था। इसके अलावा मैलिनोवस्की ने मानव की जिन आवश्यकताओं की बात की थी, वो देखिए कौन कौन सी थी। आर्थिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं तथा मानसिक आवश्यकताएं। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव धर्म, कला, प्रविधि, साहित्य तथा अन्य भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का संपूर्ण योग व समग्रता को संस्कृति कहते हैं और उसका सहारा लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, यानी सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन चीज़ों का इंसान सहारा लेता है, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। उसी के संपूर्ण योग को हम संस्कृति कहते हैं और उसका सहारा लेते हैं। किस माध्यम से हम अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो जो साधन होता है, उसे मैलिनोवस्की संस्कृति कहते हैं। उसकी समग्रता को, यानी कोई संस्कृति है, उसके अलग अलग अंग हैं, उसके अलग अलग कार्य हैं, और उन अलग अलग अंगों से, अलग अलग इकाइयों से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ये सारी क्या है, हमारी संस्कृति हैं, और इसी के द्वारा हम अपनी आवश्यकताएं पूरा करते हैं। संस्कृति के समस्त कार्यों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम संस्कृति की सभी इकाइयों या पक्षों से जो प्रकार्यात्मक संबंध है उसे ढूंढ निकालें। कहने का मतलब है कि अगर हम संस्कृति को समझना चाहते हैं तो उसके जो कार्य हैं, उसके जो अलग अलग फंक्शन हैं, संस्कृति की जो सभी इकाइयाँ या पक्ष हैं, उसमें से जो प्रकार्यात्मक संबंध है उसे हम पता करें कि जैसे कोई संस्कृति है, उसका जो कार्य है वो फंक्शन हमारे लिए करता है कि नहीं करता है। ये डिपेंड करता है किस पे, संस्कृति पर। संस्कृति से हमको ढूंढ के निकालना है कि संस्कृति के ये जो अंग हैं, ये जो इकाई है, इसका प्रकार्यात्मक संबंध क्या है, ये फंक्शन कर रहा है। यदि फिर ये फंक्शन कर रहा है, ये हमारी आवश्यकताएं पूरा कर रहा है, तो इसका अस्तित्व है। और अगर यदि ये हमारे नीड को नहीं पूरा कर रहा है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा मैलिनोवस्की ने यह भी कहा कि संस्कृति की विभिन्न विभिन्न इकाइयों का अस्तित्व न तो होता है, न ही होना संभव है। यानी जो संस्कृति की अलग अलग इकाइयाँ हैं, इनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है और ना ही ये संभव है। इनकी जो इकाइयाँ हैं अलग अलग, उनका कहीं ना कहीं आपस में प्रकार्यात्मक संबंध होता है। यानी किसी एक इकाई का अकेले में कोई अस्तित्व नहीं है, सभी का एक प्रकार्यात्मक संबंध है, सभी एक दूसरे पे डिपेंड हैं, तभी इनका अस्तित्व समाज में है अथवा नहीं। क्योंकि कोई भी इकाई अकेले फंक्शन नहीं कर सकती है, वो किसी न किसी अलग इकाई पे डिपेंड रहती है और सभी मिलकर फंक्शन करते हैं। समाज में जैसे सभी इकाइयाँ मिलके समाज को चलाती हैं, उसी तरीके से जो भी संस्कृति की विभिन्न इकाइयाँ हैं वो सभी मिलके फंक्शन करती हैं और हमारे नीड को पूरा करती हैं। ये सब आवश्यकताएं एक दूसरे से श्रृंखलित हैं तथा इन आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन के रूप में काम आने वाली संस्कृति की विभिन्न इकाइयाँ या पक्ष भी अंतःसंबंध से बंधे हुए होते हैं। और इन संस्कृति के इसके जो भी साधन हैं, उसके भी जो इकाइयाँ या पक्ष हैं वो भी अंतः संबंधित होते हैं। यानी कोई संस्कृति है, उसकी जो इकाई है, उसका जो कार्य है, सभी में अंतः संबंध पाया जाता है। देखिए, मैलिनोवस्की ने मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकताएं बताई थी वो 7 प्रकार की थी। यानी 7 आधारभूत प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताएं जो बताई थी वो कौन कौन से थे, तो वो पहला था शरीर पोषक, दूसरा उत्पादक, तीसरा शारीरिक आराम, चौथा सुरक्षा, पांचवा गति,
छठवां वृद्धि, सातवां स्वास्थ्य। ये सारी मनुष्य की 7 आधारभूत प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताएं हैं जिन्हें मैलिनोवस्की ने बताया था। और उन्होंने कहा था कि इनमें से प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति मानव निर्मित विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के द्वारा होती है। यानी ये जितनी भी हमारी नीड हैं, ये किसके द्वारा पूरी होती हैं? ये सांस्कृतिक तत्वों के द्वारा पूरी होती हैं। आगे देखिए, ये सांस्कृतिक तत्व या उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति साधन प्रत्येक समाज में एक से नहीं होते हैं। प्रत्येक समाज में इन सांस्कृतिक तत्वों के प्रकार तथा स्वरूप भिन्न भिन्न हुआ करते हैं और इसीलिए प्रत्येक समाज की संस्कृति का गठन या ढांचा या रूप भी अलग अलग होता है। देखिए, ये जो भी ये मेरे नोट्स है, जो भी पॉइंट्स हैं, इसको मैंने अपने समझने के लिए इसको डिटेल में थोड़ा लिखा हुआ है, तो इसलिए इसे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, हम इसे पढ़ के भी समझ सकते हैं। यानी ये सांस्कृतिक तत्व जो हैं, ये जो जितनी आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति के जो साधन हैं जिनके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ये हर समाज में एक से नहीं होते हैं। अलग अलग समाजों में अलग अलग साधन होते हैं। हम अपने समाज में अपनी आवश्यकता को किसी साधन से पूरा कर रहे हैं, तो अगला अपने समाज में वो जिस तरह के सोसाइटी में है, वो अपना जो है उसकी जो ज़रूरतें हैं वो अलग साधन से पूरा कर रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक जितने भी समाज है, सबकी संस्कृति का गठन या ढांचा अलग अलग होता है। हमारी और आपकी संस्कृति सेम तो नहीं है, अलग अलग होती है। आप कहीं और से बिलोंग करते हैं, हम कहीं और से बिलोंग करते हैं, तो सबकी संस्कृति अलग अलग होती है। और इन सांस्कृतिक तत्वों के जो साधन होते हैं, ये जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं, जो इकाइयाँ होती हैं जिनके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। आगे कहते हैं, संस्कृति की विभिन्न इकाइयाँ भी एक दूसरे से संबंध रहती हैं। यानी संस्कृति की जो इकाइयाँ होती हैं वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित होती हैं और इसलिए उनमें भी एक प्रकार का संगठन पाया जाता है, क्योंकि संगठित रूप में मानव की महत्वपूर्ण शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं की नियमित पूर्ति करना ही इन तत्वों का प्रमुख कार्य है और इनके अस्तित्व का आधार है। यानी ये संगठित होकर हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये जो सांस्कृतिक तत्व की इकाइयाँ होती हैं, अपने अपने कार्य में लगे हुए इन सब सांस्कृतिक तत्वों के समग्र रूप को ही मैलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति कहते हैं। तो आई होप अब तक आप संस्कृति समझ चुके होंगे कि मैलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति क्या है और वो इसे किस तरह से परिभाषित करते हैं। तो मैलिनोवस्की ने संस्कृति किसे कहा है? इन्होंने सांस्कृतिक तत्वों के समग्र रूप को, यानी जो संस्कृति है उसकी अलग अलग इकाइयाँ हैं, वो सभी इकट्ठे होकर जो संगठन उन्होंने बनाया हुआ है, उस पूरे संगठन को मैलिनोवस्की संस्कृति कहते हैं। और मैलिनोवस्की जो है वो संस्कृति पे संगठन को संस्कृति कहते हैं। मैलिनोवस्की सांस्कृतिक तत्वों के कार्यों पर अधिक बल देते हैं, यानी उनके जो फंक्शन है, क्योंकि मैलिनोवस्की प्रकारवादी थे, तो संस्कृति पे उनका जो मेन फोकस था यही था कि जो संस्कृति के इकाइयाँ हैं, उनके जो कार्य हैं वो सारे मिलकर यानी संगठित होकर जो फंक्शन करते हैं, उसी पे उन्होंने अपना मेन फोकस किया हुआ है और उसी को उन्होंने संस्कृति के रूप में परिभाषित किया है। मैलिनोवस्की ने प्रकारवाद को सूत्रबद्ध करने का प्रयास किया है, जो कि संस्कृति में दिखता है। उन्होंने प्रकारवाद को परिभाषित किया है। इसके अलावा देखिए आगे, मैलिनोवस्की ने प्रोबियान आइलैंड के मूल निवासियों में मेलू जनजाति का अध्ययन किया था। उनके अनुसार संस्कृति या सांस्कृतिक लक्षण मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संस्कृति या सांस्कृतिक लक्षण मनुष्य के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और यह आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक आवश्यकताएं, यानी जो जैविक आवश्यकताएं होती हैं उसको उन्होंने प्राथमिक आवश्यकताएं कहा। दूसरा, द्वितीयक आवश्यकताएं किसको कहा? सामाजिक आवश्यकताओं को द्वितीयक आवश्यकताएं कहा। उसके बाद समाकलन आवश्यकताएं, यानी जो प्रतीकात्मक आवश्यकताएं होती हैं। मैलिनोवस्की ने प्रकारवाद को सांस्कृतिक प्रकारवाद या निष्ठ फंक्शनलिज्म कहा। यानी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मैलिनोवस्की का जो सांस्कृतिक प्रकारवाद है उसे उन्होंने और किस नाम से बोला था, तो उसे निष्ठ फंक्शनलिज्म भी कहा जाता है। मैलिनोवस्की का बल मात्र सामाजिक या प्रतीकात्मक आवश्यकताओं पर नहीं, अर्थात व्यक्ति की आवश्यकताओं पर भी था।
आगे देखिए, मैलिनोवस्की का जो प्रकारवाद है उसे और किस किस नाम से बोलते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी पूछ लेता है कि डायरेक्ट प्रकारवाद नहीं पूछेगा, अलग अलग नामों से भी पूछ सकता है। जैसे मैलिनोवस्की के प्रकारवाद को सांस्कृतिक प्रकारवाद या आवश्यकता प्रकारवाद, व्यक्तिवादी प्रकारवाद भी कहा जाता है। या ऐसे पूछ लिया कि व्यक्तिवादी प्रकारवाद कौन है, तो इसे दिया था मैलिनोवस्की का प्रकारवाद। मैलिनोवस्की के प्रकारवाद को व्यक्तिवादी प्रकारवाद के नाम से भी जाना जाता है। सांस्कृतिक प्रकारवाद व आवश्यकता प्रकारवाद। मैं आगे देखिए, मर्टन ने मैलिनोवस्की के प्रकारवाद को सार्वभौमिक प्रकारवाद की संज्ञा दी। ये भी पूछता है कि सार्वभौमिक प्रकारवाद की संज्ञा सार्वभौमिक प्रकारवाद किसके प्रकारवाद को कहा जाता है, तो इसे मैलिनोवस्की के प्रकारवाद को कहा जाता है। किसने कहा था? मर्टन ने कहा था सार्वभौमिक प्रकारवाद। मैलिनोवस्की ने कई प्रकार के अध्ययन से बताया कि प्रकार किस प्रकार प्रकार्यात्मक होते हैं। उन्होंने इसके लिए धर्म, जादू और आदिम विज्ञान की प्रकार्यात्मक व्याख्या की। यानी जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी प्रकारवाद से रिलेटेड, वो दिया था धर्म के बारे में, जादू के बारे में, आदिम विज्ञान जो था उसके बारे में। आगे देखिए जो पॉइंट्स हैं ये इन सब चीज़। काला एवं सफ़ेद जादू, मैलिनोवस्की ने इसकी बात की थी, इसके बारे में उन्होंने अपना दिया है, अवधारणा दी है। संस्कृति का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, मैलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन दोनों ने दिया था। प्रकारवाद, संस्कृति का प्रकारात्मक सिद्धांत पूछेगा तो मैलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन। प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता, इंडिस्पेंसिबिलिटी, मैलिनोवस्की ने दिया था। प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता। व्यक्तिवादी प्रकारवाद कौन है? मैलिनोवस्की हैं। क्योंकि इनको व्यक्तिवादी प्रकारवाद क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये समाज से ज़्यादा व्यक्ति को महत्व देते हैं। ये इंडिविजुअल की बात करते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं, व्यक्ति की आवश्यकताओं की बात करते हैं, ये सोसाइटी की बात नहीं करते हैं, इसलिए इनको व्यक्तिवादी प्रकारवाद कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये मैलिनोवस्की के बारे में हम कुछ पॉइंट्स थे जिसको हमने ऊपर से समझा। इनकी जो थ्योरी है उसे भी हम आगे देखेंगे, जो इनकी अलग अलग थ्योरी हैं शॉर्ट में, उसके बारे में भी समझेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।